like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है और मैं आज आप लोगों को नेपाल के बारे में बताऊंगा। मैं वहाँ अभी थोड़े दिन पहले गया था टूर पे। तो टूर पे जब गया था तो उसका जो मेरे पास अनुभव है वो आप लोगों के साथ साझा करूंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि वहाँ जाने के लिए क्या क्या साधन है, कैसे जाया जाता है, कौन सी सुविधा होती है। तो क्या हुआ कि पिछले कई दिनों से मन कर रहा था कि कहीं हम घूमने जाएं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था कहीं बाहर टूर किए हुए, 6-7 महीना हो गया था। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि 3-4-5 महीने में कहीं ना कहीं टूर कर लूं, मगर इस बार थोड़ा डिले हो गया था क्योंकि अभी हाल ही में दिसंबर में शादी हुई थी और उसमें थोड़े पैसे के प्रॉब्लम हो गए थे। तो मैं प्लान करने में थोड़ा मुश्किल महसूस कर रहा था। खैर कोई बात नहीं, देखते देखते मेरा प्लान बन गया मई में कि 11 मई को हम लोग जाएंगे नेपाल में और 4-5 दिन 6 दिन जितना दिन होगा घूम के आ जाएंगे। जब प्लान बना तो घर में कई सारे लोग तैयार हो गए कि हम चलेंगे। तो भाई अभी मुझे पहली बार जाना था तो पूरे फैमिली को लेकर जाना मैं अच्छा नहीं समझ रहा था। तो खैर अपने वाइफ और अपने भतीजों को लेकर निकल गया और वहाँ जाने के लिए खैर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, एकदम सिंपल है। क्योंकि मैं रहता हूँ यहाँ गोरखपुर में, तो यूपी गोरखपुर में, तो यहाँ से जाने के लिए आपको सिंपली बॉर्डर पे जाना होता है। बॉर्डर यहाँ का नज़दीकी जो है वो सोनौली है। आप चाहें तो उधर रक्सौल से भी जा सकते हैं जो बिहार में पड़ता है, मगर हमारे यहाँ से गोरखपुर नज़दीक है। तो गोरखपुर से आप लोग सिंपली आसानी से जा सकते हैं। आप गोरखपुर से बस पकड़िए तो सोनौली चले जाएंगे, या फिर आप टैक्सी वगैरह से भी जा सकते हैं या निजी साधन से भी जा सकते हैं। नेपाल में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने पास एक आधार कार्ड रखना है और उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी परमिट की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि आप चाहें तो अपने निजी साधन से भी जा सकते हैं नेपाल में और कहीं भी घूम सकते हैं। उसके लिए एक परमिट बनता है, गाड़ी के लिए परमिट बनता है, व्यक्ति के लिए नहीं बनता है। तो आप गाड़ी का परमिट बनवा लेंगे, वो आसानी से बॉर्डर पे बन जाता है। लगभग 600-700 या 800 प्रतिदिन के हिसाब से वो परमिट बनता है। आप चाहें तो हफ्ते दिन का ले सकते हैं, महीने दिन का ले सकते हैं। अमूमन लोग 1 हफ्ते का लेते हैं क्योंकि नेपाल कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। और तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं नेपाल में और आते ही एक होटल हम लोगों ने बुक कर लिया है। होटल तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो एक लेक है जो बहुत बड़ा लेक है पोखरा के अंदर, फेवा लेक, उसी के पास में हम लोग ले लिए हैं। कोई महंगा नहीं है, 1200 नेपाली था, 1200 नेपाली रुपया मतलब इंडियन 800 रुपये हुए। तो उसमें हम लोग ले लिए। आप होटल हम लोगों का देख सकते हैं, 2 मंजिले पर था और यहाँ से काफ़ी अच्छी व्यू देखने को मिल रही थी। तो हम लोग यहाँ पे आए, चाय नाश्ता किए और यहाँ पे सड़कों का, ताल का, पहाड़ का, हर चीज़ का नज़ारा लेने लगे और मज़े तो आ ही रहे थे क्योंकि हम लोग सुबह पहुँचे थे। सुबह नाश्ता पानी करके हम लोग निकल पड़े लेक की तरफ और लेक में जब पहुँचे तो देखिए ऊपर पैराग्लाइडिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर क्या गजब की लग रही थी क्योंकि हम लोग पहली बार इस चीज़ को देख रहे थे। पहले तो टीवी वगैरह में देखे थे मगर लाइव देखना कुछ अलग ही बात था। उसके बाद हम लोग ताल की तरफ रुक किए और ताल में जो व्यूज़ आ रहे थे, जो पैराग्लाइडिंग हो रही थी, मानो एक सौंदर्य का हम लोग अद्भुत नज़ारा ले रहे थे और किसी की कोई ठिकाना नहीं थी। आगे जब हम लोग बढ़े तो ये ताल में
जगह जगह नाव लगी थी, बोट लगे थे। आप चाहो तो छोटा नाव ले सकते हो, बड़ा नाव ले सकते हो, मोटर बोट ले सकते हो। मतलब वहाँ पे घूमने के लिए हर तरह की नावें उपलब्ध थी। आप अपने हिसाब से जो मर्जी वो ले सकते थे। तो हम लोग खैर छोटी नाव लिए और बस थोड़े ही दूर घूमे, क्योंकि हम लोगों को आगे भी जाना था। आप देख सकते हैं कैसे हम लोग नाव पे बैठे हैं, और उसमें सेफ्टी भी दिया गया है कि आप डूबेंगे नहीं अगर बाई चांस गिर जाते हैं। तो इसका ख्याल नेपाल सरकार ने रखा है। और ये जैकेट जो दिया गया है, सेफ्टी जैकेट, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पहनने में थोड़ा अच्छा लग रहा था। और जो ताल के नीचे अंदर से, ताल के भीतर से जो हम लोग देख रहे थे, उसका मज़ा तो कुछ और ही था। गाँव में हम लोग मज़े ले रहे हैं और पानी छू छू के उस पवित्र पोखरे का मज़ा ले रहे हैं। तो काफ़ी शांति महसूस हो रही है। जो हम लोग वहाँ लेने गए थे, एंजॉय करने गए थे, और मज़ा ले भी रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं। हाँ, ये नाव से हम लोग जा रहे हैं ताल भैरवी, जो ताल के अंदर ही एक टापू पे बना हुआ है। बहुत ज़माने पहले से बना है, 500 साल पहले के बना है। इसका नाम है ताल बराही मंदिर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाजार की तरफ। वहाँ बाजार में हम लोग जाएंगे तो खाना वाना खाएंगे। उसके बाद से एक आर्टिस्ट को हम देखे, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अद्भुत वो पिक्चर बना रहे थे, अपने मोबाइल के पिक्चर से देख के, और वो फ्रेम में उतार रहे थे, और जो पेंटिंग कर रहे थे, गजब की पेंटिंग थी। देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे 10 मिनट समय बिताए। उसके बाद से हम लोगों का बस आ गया, और 10 बजे लगभग बस आ गया, 10-11 बजे। और हम लोग बस से निकल पड़े सिटी टूर पे। सिटी टूर का मतलब ये होता है कि वो बस वाला जो होता है कि आपसे 1200 या 1300 रुपये चार्ज लेगा नेपाली पैसे, और उस नेपाली पैसे से आपको एक बार पेमेंट लेगा, और वो 5-6 पॉइंट जो है मेन वो आपको घुमाएगा। जैसे मान लीजिए वो घुमाएगा, शांति स्तूप ले जाएगा, फिर आपको फेवा झील तो हम लोग घूम ही चुके थे, ये जो अभी दिखा रहे थे आपको। उसके बाद से वो ले जाएगा शंकर जी के मंदिर ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद से वो ले जाएगा डेविस फॉल ले जाएगा। डेविस फॉल के बाद वो सारंगपुर ले जाएगा। सारंगपुर में एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि वहाँ पे जो वहाँ का व्यू होता है सन राइज का, वो दुनिया में सबसे प्रचलित है। वहाँ तमाम दुनिया से लोग आते हैं, तमाम वहाँ पे दार्शनिक लोग आते हैं और इस चीज़ का मज़ा लेते हैं। वहाँ भी बहुत अच्छा है, काफ़ी ऊंचाई पे है वो, और वहाँ से देखने में बहुत अच्छा अद्भुत दृश्य के लिए वो प्रसिद्ध है, और देखने में बड़ा मज़ा आता है। यह समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर बसा। तो हम लोगों का जर्नी स्टार्ट हो गया है। एक बीच में मंदिर भी पड़ेगा देवी का, उस देवी का हम लोग सबसे पहले दर्शन करेंगे, और फिर हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते हम लोग अब पहुंच जाएंगे। एक पॉइंट है जहां पे ऐसे हाथ रहता है, मतलब एक हाथ पहाड़ी से निकला है, पंजा कह लीजिए, और उस पंजे पे पॉइंट बनाया गया कि वहाँ पे आप खड़े होकर फोटो खिंचवा सकते हैं, और वहाँ पे जाने के लिए 100 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। तो खैर हम लोग गए वहाँ पे और दिए, और उसका फोटो लिए, और क्या अनुभव था, क्या गजब का था, आप देख सकते हैं वीडियो में। वहाँ पे खड़े होने पे एक अजीब सी महसूस हो रही थी। फिर हम लोग कुछ फोटोग्राफी वहाँ पे किए। फोटोग्राफी करने के बाद हम लोग सीधा अब वहाँ से निकल पड़े सारंगकोट की तरफ। सारंगकोट वहाँ से लगभग 20-25 मिनट लगता है जाने में। ये जाने में, नीचे देखने में जो लगता है कि कितनी छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, कितनी छोटे छोटे घर हैं। वहाँ से आपको पूरा पोखरे का दर्शन हो जाएगा सारंगकोट से। तो हम लोग अब फाइनली सारंगकोट की तरफ आ चुके हैं, और वहाँ से हम लोग देखेंगे कि कैसे व्यूज़ आ रहे हैं, कैसे। एक्चुअली मैं बता दूं तो आपको कि सारंगकोट से ही पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होता है। सारंगकोट से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट करेंगे और फेवा लेक तक आएंगे आप। ये देखिए हम लोग फाइनली सारंगकोट आ गए हैं। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग आप देख रहे होंगे कि अपने पूरे चरम पे है। लगभग सैकड़ों पैराग्लाइडिंग हो रहे हैं। पैराग्लाइडिंग करने का चार्ज यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, 5000 नेपाली रुपया है, जो इंडियन में हो जाएगा लगभग 3500 रुपये। तो आप यहाँ जाए तो थोड़े से बजट में अच्छा नेपाल का टूर कर सकते हैं। हम लोग यहाँ कुछ फोटोग्राफी किए और एक छाया में बैठ के थोड़ा शांति महसूस किए, क्योंकि बहुत काफ़ी हाइट पे था और यहाँ ठंडा भी महसूस हो रहा था। खैर गर्मी का मौसम था, मई में आपको पता ही रहता है, मगर यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा था। और
बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। तो हम लोग सारंगकोट अच्छे से देख लिए हैं और अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, जहाँ शिव मंदिर बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना है। वो पहाड़ी के बहुत काफ़ी ऊपर है। आप लोग देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है। देखने में भले आपको टीवी स्क्रीन में कुछ छोटा दिख रहा हो, लेकिन है बहुत बड़ा। यूँ कह लें तो 50-60 मीटर से ज़्यादा ही हाइट होगा। और ये डमरू का क्या कहना भाई, डमरू तो गजब का लग रहा था। ये शिवलिंग जो है मंदिर के चारों तरफ बना है। ये छोटे छोटे करके 108 लिंग हैं, हम लोग गिने थे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी कला है। यहाँ से आप पहाड़ी देख सकते हैं, कितना अच्छा पहाड़ी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग बादल में हों या किसी फ्लाइट के ऊपर से देख रहे हों, और बहुत ही मनोरम और सुदृढ़ लग रहा था। शंकर जी की आप आगे पीछे ऊपर नीचे चाहे जहाँ से घूम कर देख सकते हैं शंकर जी को। ये मैं हूँ और ये मेरा भतीजा धीरज है। कैसे हम लोग दोनों लोग डमरू को टच कर रहे हैं और बजा रहे हैं। बजाने पे आवाज़ भी आ रहा था, पता नहीं किस चीज़ का बना है। और हम लोगों को लगा था कि कंक्रीट है, मगर कंक्रीट वो नहीं था, बजाने पे बज रहा था। लग रहा था जैसे सचमुच का डमरू हो। तो उसका आनंद हम लोग लिए और काफ़ी मज़ा लिए उसका। ये सब इंजॉयमेंट करने के बाद, फोटोग्राफी करने के बाद हम लोग फिर अब वक्त हो चला था कि अब हम लोग नीचे आए और बस वाले इंतजार भी कर रहे थे भाई साहब। तो हम लोग अब वहाँ से नीचे की तरफ आने लगे और नीचे आके फिर अब वापस अपने बस की तरफ रुख कर लिया। बस के तरफ जाने में वहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर था और इतनी काफ़ी ऊंचाई थी, इतनी काफ़ी ऊंचाई की पैर सबका लगभग पूरी तरह से दर्द करने लग गया था। खैर उसका अनुभव तो बहुत मज़ेदार था। और फाइनली हम लोग बस में आ गए। बस कंडक्टर अब अपने गाड़ी को लेकर नीचे की तरफ आने लगे। यहाँ नीचे आने के बाद वो हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, जैसे महिंद्रा केव दिखाया, डेविस फॉल दिखाया। एक ऐसा केव था महिंद्रा केव जिसमें एकदम चारों तरफ अंधेरा था और इतनी ज़्यादा खाई उसमें थी कि क्या कहना। और पानी आ रहा था, डेविस फॉल का जो पानी है वो शहर के बीचों बीच से आ रहा था, नीचे नीचे आ रहा था। कहीं पता नहीं कि उसका पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। अंडरग्राउंड है वो, क्योंकि जो पोखरा बना है वो पहाड़ी के ऊपर बना है और वो लेक जो है फेवा लेक, वो वहीं कहीं से पानी का स्रोत है उसका, वहीं है। और ये सब घूमने के बाद हम लोग फाइनली शाम को अपने रूम में आ गए। काफ़ी थक चुके थे और थकने के बाद हम लोगों को क्या हुआ कि अब नींद बहुत जोरदार आ रही थी। तो थोड़ा बहुत खाना वाना खाया और फाइनली अपने होटल में जाके हम लोग आराम से सो गए। और फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।